नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS/VS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 19वीं क्लास है, क्लास 19। दोस्तों लेखपाल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, इस स्लोगन के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे को दोस्तों बनाए जाते हैं आपके रायबरेली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे कोच बनाए जाते हैं। दोस्तों आधुनिक कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में रायबरेली के पास लालगंज में भारतीय रेलवे की एक रेल कोच निर्माण इकाई है। तथा दोस्तों आधुनिक कोच फैक्ट्री की स्थापना कभी 2012 में हुई थी। और दोस्तों भारत में अन्य रेलवे कोच निर्माण कारखाने जैसे कौन कौन से हैं, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, ये दोस्तों पेरम्बूर चेन्नई में है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। तथा कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री RCF में है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में दोस्तों मेट्रो कोच निर्माण कारखाने कहाँ पे हैं? तो वो दोस्तों बाम्बाडियर परिवहन बड़ोदरा यानी गुजरात के पास सावली में स्थित है। तथा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और एस टॉम ट्रांसपोर्ट चेन्नई जो कि तमिलनाडु के पास सेरिकिटी में स्थित है। ये दोस्तों भारत में मेट्रो कोच निर्माण कारखाने के लिए। और रेलवे कोच के लिए कहाँ पे है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और कपूरथला। और उसके पहले मतलब उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच रायबरेली में है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय किस पर स्थित है? तो बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय जो कि स्थित है दोस्तों ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से उप क्षेत्रीय समूह के रूप में शुरू की गई बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, यानी जिसको हम लोग बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी की एक पहल को आखिरकार बांग्लादेश के ढाका में एक स्थायी सचिवालय के साथ जोड़ा गया था। तथा बिम्स्टेक का सचिवालय का आधिकारिक उद्घाटन किया था 13 सितंबर 2014 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा ढाका बांग्लादेश में किया गया था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हो जाएगा, मानव की आंखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्राही कोशिकाओं का नाम है? तो मानव की आंखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्राही कोशिकाओं का नाम है दोस्तों शंकु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शंकु दोस्तों प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं जो रंग दृष्टि का जवाब देती हैं, अर्थात विभिन्न रंगों का प्रकाश। वह कशेरुकु के रेटिना में प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं। मंद प्रकाश में शलाकाएं हैं और कोशिकाएं सबसे अच्छा काम करती हैं। और दोस्तों अन्य जैसे आपका है अंध बिंदु और पीत बिंदु। जैसे अंध बिंदु की बात करेंगे तो प्रत्येक आँख के दृष्टि क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है जो रेटिना के भीतर दृष्टिपरक बिंब यानी दृष्टिपरक तंत्रिका सिर के रूप में भी जाना जाता है की स्थिति से मेल खाती है। और पीत बिंदु की बात करेंगे तो रेटिना के मैकुला में स्थित एक छोटा गड्ढा है जो सभी की स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो पंचायती राज की बात हुई संविधान में, तो पंचायती राज संविधान संबंधित प्रावधान लागू किए गए दोस्तों भाग 9 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भाग 9 में हुआ है जैसे कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। दोस्तों 73वें संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा तथा 9 जोड़ा। और संविधान के भाग 6 में दोस्तों राज्य शामिल है। याद रखिएगा संविधान के भाग 6 में राज्य शामिल है। अब संविधान के भाग 7 में दोस्तों 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तथा संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। याद रखिएगा मतलब अलग अलग सबका है। और अन्य जैसे कौन कौन से, जैसे संविधान के भाग फर्स्ट में दोस्तों संघ और उसके प्रदेश शामिल होते हैं, राज्य शामिल होते हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता शामिल है। संविधान के 3 में मौलिक अधिकार शामिल है। तथा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत बताया गया है। और संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल। देखिए आप प्रश्न में आपके यही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे हैं डायरेक्ट, ये किस मतलब भाग में है, मतलब मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में। नीति निर्देशक सिद्धांत किस में, तो भाग 4 में। और मौलिक अधिकार 3 में है। मौलिक अधिकार देख सकते 3 में है और मौलिक कर्तव्य 204A में। और संविधान के भाग 5 में दोस्तों संघ शामिल है।
ये कुछ मैंने अन्य बताया थोड़े से। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर जो कि दोस्तों गुजरात में स्थापित किया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात में। तो राज्य में बच्चों के नवोन्मेष की पहचान, पोषण और संवर्धन विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना के पीछे का उद्देश्य है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियां कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धमनियां कहा जाता है दोस्तों। हृदय से, देखिए आपको बता दें मैंने पहले, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियां कहा जाता है। और मुख्य धमनी महाधमनी है दोस्तों, दिल के बाएं निलय से जुड़ी प्रमुख उच्च दाब वाहिनी होती है। दोस्तों आपसे इन्हीं से प्रश्न पूछ लेते डायरेक्ट। और धमनियों को छोटी शाखाओं को केशिका और धमनी कहा जाता है। धमनियों की छोटी शाखाओं को केशिका और धमनी कहा जाता है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपका यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दोस्तों नसें रक्त की वाहिकाएं होती है जो हृदय तक रक्त ले जाती हैं, तथा सेप्टम वह उपस्थिति है जो हृदय को दाएं और बाएं कक्षों में विभाजित करता है, इससे रक्त के मिश्रण को रोकता है। 7वां प्रश्न, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी दोस्तों लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू पारित किया गया था। दोस्तों विभिन्न राज्यों के राज्य विधानसभाओं ने संबंधित राज्य यानी माल और सेवा कर बिल पारित किया, और विभिन्न जीएसटी कानूनों के लागू होने के बाद जीएसटी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में मध्य रात्रि समारोह में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी की बात हो तो स्कर्वी दोस्तों होता है विटामिन सी की वजह से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्कर्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन सी। अब दोस्तों अन्य जैसे कौन कौन से विटामिन और उनके कमी होने वाले नाम, रासायनिक नाम और कमी से रोग होने वाले, जैसे विटामिन ए से होता है दोस्तों रेटिनॉल, उसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी1 दोस्तों इसका रासायनिक नाम है थियामिन, और इससे रोग होता है दोस्तों, कमी से रोग होता है बेरीबेरी। तथा विटामिन सी दोस्तों इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे कमी से रोग होता है स्कर्वी, जो मैंने आपसे पूछा है। और विटामिन डी से दोस्तों होता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसको कमी से रोग होता है दोस्तों रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया इसका कमी से रोग होता है। विटामिन के इसका दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा फ्लोक्विनोन, तथा इसमें दोस्तों रक्त का थक्का न जमना, इस विटामिन के होता है कमी से रोग। अभी विटामिन बी2 की बात करेंगे दोस्तों, हो जाएगा रिबोफ्लाविन, इससे दोस्तों कमी होती है त्वचा का फटना, इससे कमी से होता है त्वचा का फटना। एक बार देख लीजिएगा, 1 नंबर आप पक्का कर लीजिए यूपी लेखपाल में, इससे आपसे 1 नंबर का चाहे रासायनिक नाम पूछ ले या फिर कमी रोग पूछ ले। अब विटामिन सबसे पहले दोस्तों कब बात हुई? F.G. हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था। विटामिन सब की खोज किसने की थी? वो खोज की थी दोस्तों सी फंक द्वारा गढ़ा गया था। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। विटामिन सबसे पहले F.G. हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था, और विटामिन शब्द की खोज सी फंक द्वारा गढ़ा गया था, मतलब शब्द खोजा या फिर गढ़ा गया था। विटामिन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, कैसे? वसा में घुलनशील, ये होता है दोस्तों विटामिन ए, डी, ई और के। आपको देखिए 1 नंबर ये बन जाए, अपने आप बन जाएगा। वसा में घुलनशील आपसे पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। अब पानी में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और सी जो कि पानी में घुलनशील है। और विटामिन डी के दोस्तों प्राकृतिक स्रोत याद करिए, सूरज की रोशनी, मछली, अंडे और मशरूम, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, गैस्ट्रिक जूस में एसिड है? तो गैस्ट्रिक जूस की बात हुई तो गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों एसिड हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक HCl लाइपेस और पेप्सिन का एक अनूठा संयोजन होता है दोस्तों। और अम्लीय गैस्ट्रिक जूस सभी कशेरुकों में पाया जाता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करना है। और दोस्तों मानव पेट के लुमेन में गैस्ट्रिक एसिड का pH मान दोस्तों हो जाएगा 1.5 से यानी 3.5 यानी 1.5 से हो जाएगा 3.5 यानी 3.5, याद रखिएगा।
फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपके 1.5 से 3.5। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल दोस्तों भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और जूट खरीफ की फसल है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि जूट किसकी मतलब किसकी फसल, तो खरीफ की फसल है। और जूट दोस्तों भारत में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर की खेती है। और गंगा डेल्टा दुनिया की जूट की खेती में लगभग 85% योगदान देता है। अब भारत में वित्त वर्ष 2019 में जूट उत्पादों को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया दोस्तों। भारत वित्त वर्ष में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया और भारत जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और नवीनतम अपडेट के अनुसार पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए एक प्रश्न आपका और बन गया, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी पश्चिम बंगाल बन गया। असम की बात करें तो असम में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य। चावल की बात करेंगे पश्चिम बंगाल, चाय की बात करेंगे असम, और उड़ीसा भारतीय राज्यों में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सबसे अधिक है, सभी राज्यों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो महात्मा गांधी सेतु की बात हुई तो महात्मा गांधी दोस्तों सेतु बनाया गया है गंगा नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिहार में दोस्तों ये बात हुई, जैसे बिहार में गंगा नदी में आता है, जैसे कौन कौन सी, इसी में आ जाएगा आपका बागमती। बिहार में नदियों की सूची याद रख लीजिएगा, जैसे कहाँ कहाँ पे क्या है। जैसे कि गंडक नदी, जैसे गंगा नदी की बात करें तो पहले गंगा नदी याद रखिए। गंगा का राज्य में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। महात्मा गांधी सेतु जो इस नदी पर बना है पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि पटना और हाजीपुर को जोड़ता है किसमें, तो महात्मा सेतु जोड़ता है। और ये चौसा में प्रवेश करती है। इसमें दोस्तों घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और काली कोसी इसकी उत्तरी सहायक नदी है। और सोन, कर्मनाशा और पुनपुन इसकी दक्षिण सहायक नदी है। मतलब ये सब आपकी जो बिहार में नदियों की सूची के हिसाब से ये बताया मैंने कि जितनी भी नदियां हैं सब बिहार की नदियों से ही आती हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो भारत की बात हुई तो भारत के संविधान में दोस्तों भाग 12 यानी भाग 12 भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है। और ये दोस्तों भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को विभाजित किया है। अब जैसे विधायी की बात करें तो विधायी दोस्तों इसमें तीन प्रकार का है केंद्र और राज्य के बीच में। विधायी संबंध की बात करें तो यह अनुच्छेद 245 से 255 के बीच आता है। प्रशासनिक संबंध की बात करें तो यह अनुच्छेद 256 से 263 में आता है। और वित्तीय संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 268 से 293 में आता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन यानी फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है, याद रखिए नाइट्रोजन या फिर आर्गन। और किसी भी निष्क्रिय गैस को बिजली के बल्बों में भरा जा सकता है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन उनमें से एक है। अब नाइट्रोजन के बारे में याद रखिए, नाइट्रोजन के बारे में कि ये परमाणु संख्या 7 के साथ रासायनिक तत्व है। और प्रतीक इसका हो जाएगा, मतलब किससे प्रतीक करते हैं इसको, तो ये एन द्वारा चिन्हित किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी की वायु का 78% हिस्सा है तथा नाइट्रोजन गंधहीन, रंगहीन है और आमतौर पर प्रकृति में एक निष्क्रिय गैस के रूप में पाई जाती है। आपसे पूछ सकता है नाइट्रोजन कैसी गैस, तो ये गंधहीन, रंगहीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, किस प्रकार के कोयले को कोकिंग कोल कहा जाता है? किस प्रकार के कोयले को कोकिंग कोल कहा जाता है? तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिटुमिन्स। बिटुमिन्स प्रकार के कोयले को कोकिंग कोल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोकिंग कोल दोस्तों धातु कर्म कोयले के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और जिसका उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है। कोक की गुणवत्ता काफ़ी हद तक कोयले की श्रेणी यानी संरचना, खनिज सामग्री और गर्म होने पर, नरम होने पर यानी प्लास्टिक बनने और एक सुसंगत द्रव्यमान में फिर से जमने की क्षमता से प्रभावित होती है। और कोक स्टील बनाने में प्रयुक्त कार्बन का प्राथमिक स्रोत है, याद रखिएगा। कार्बन का प्राथमिक स्रोत दोस्तों कोक स्टील है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हंटर नाम का एक तारामंडल है, क्या है?
तो हंटर नाम की बात हुई तो हंटर नाम का एक तारामंडल जो कि दोस्तों मृग नक्षत्र है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मृग नक्षत्र की बात हुई दोस्तों, तो मृग नक्षत्र हो जाएगा आपका एक ऐसा नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान शाम को देखा जा सकता है। जैसे ये आकाश में सबसे शानदार नक्षत्रों में से एक है, इसमें 7 या 8 चमकीले तारे भी हैं और मृग नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है। 3 मध्य तारे हंटर रूपी बेल्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, सम्राट अकबर ने किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो सम्राट अकबर ने किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो ये किया था दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ किया था दोस्तों, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा 1601 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण गुजरात पर उसकी जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। यह दोस्तों लाल और बस यानी बलुआ पत्थर से बना है और सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी और जलना द्वारा सजाया गया है। और दोस्तों 1556 में 14 साल की उम्र में अकबर को ताजपोशी हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की दोस्तों? शांति निकेतन की स्थापना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 1863 में, याद रखिए 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। दोस्तों वह ब्रह्मेंद्र समाज के नेता देवेंद्र नाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे। वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और उन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। और उन्हें दो देशों के गान यानी जैसे दो देशों के गान जनगण मन और भारतीय गान और अमर सोना यानी बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश गान को भी लिखा इन्होंने। और जैसे और क्या क्या, जैसे संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना की है मनवेंद्र नाथ ने दोस्तों मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी ताशकंद समूह में की है। और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा देवेंद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। ये इनके पिता थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा जारी किया गया? तो शुद्ध चांदी का रुपया दोस्तों जारी किया गया था शेरशाह द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह ने दोस्तों 10 ग्राम बिलियन यानी कि मिस्र धातु टाका को 10 ग्राम मिलियन टाका को प्रतिस्थापित करने के लिए 11 ग्राम चांदी के रुपए को पेश किया दोस्तों, पर्याप्त संख्या में सिक्कों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंचनजंगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दोस्तों कंचनजंगा की बात करेंगे, ये दोस्तों 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है और यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखिए कंचनजंगा। दूसरा हो जाएगा नामचा बरवा, ये दोस्तों यह यारलुंग तांग्सपो नदी के महान घाटी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह दोस्तों तिब्बत क्षेत्र में स्थित एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट, ये दोस्तों तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और यह 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक चोटी है। नेक्स्ट दोस्तों नंदा देवी की बात करेंगे दोस्तों, यह कंचनजंगा यानी कंचनजंगा के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, 7,816 मीटर। यह पूरी भारत के भीतर उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी, याद रखिए उत्तराखंड में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा है? आगरा में सिकंदरा में किसका मकबरा है? तो आगरा में सिकंदरा में दोस्तों अकबर का मकबरा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा में सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। और अकबर का मकबरा दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का मकबरा, ये मकबरा मुगल वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका निर्माण उनके पुत्र जहांगीर ने 1605 से 1613 में किया था। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि आगरा में सिकंदरा में आगरा अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया दोस्तों जहांगीर ने बनवाया था।
आइए दोस्तों, सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, 119 एकड़ भूमि पर स्थित है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक 80 हैं तथा यहाँ पे 75 जिले हैं। राज्यसभा की सीटें 231 हैं तथा विधानसभा की सीटें यहाँ पर 403 है। याद रखिए, 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।